आप सुन रहे हैं कहानी मॉम इज़ कॉलिंग यू। अपना हार जाना उसने तय कर लिया था कि उसके हार जाने में ही अब उसकी अंतिम जीत है। नोएडा के अपने अपार्टमेंट की 26वीं मंजिल से नीचे वह नहीं झांक रहा, पर उसकी मौजूदा चेतना को पता था खुद का 26वीं मंजिल से अचानक ज़मींदोज़ हो जाना ये उसका निजी फैसला था। इसलिए न किसी को पता था और न उसी ने किसी को बताया कि वह यानी सिद्धार्थ क्यों आज अपने घर की 26वीं मंजिल से छलांग लगा देना चाहता है। वैसे भी अगर बताने का प्रयास करता भी तो भी किसी को क्या फ़र्क पड़ता। उनके लिए वह बस एक आंकड़ा भर होता और बाकी अगले दिन के लिए एक अदनी सी खबर जिस पर शायद कोई करता अगली खबर पर बढ़ जाता। खैर, इन सब बेज़रूरी बातों को सिरे से खारिज करता वह सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है कि उसे अपने शरीर को बस ढीला ही तो छोड़ना है। फिर उसके बाद सारे दर्द, वेदना, एहसास सबका झटके से अंत हो जाएगा। वह हर रोज़ लम्हा लम्हा मरने से कहीं एक झटके से ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना बेहतर समझ रहा था। आखिर उसके पास जीने की वजह भी क्या शेष रही। इस वक्त दुनिया एक डर और दहशत की जद में जकड़ चुकी है जिसका मरहम अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा। चारों ओर बस साक्षात काल मंडरा रहा है। इसी काल ने इसके घर को भी अचानक से अपनी गिरफ्त में ले लिया। जो पिछले साल या 6 महीने पहले बहुत खुशहाल हुआ करता था। सिद्धार्थ और उसके माता पिता यही तो उसकी संपूर्ण दुनिया थे। उनकी हंसी खुशी उसकी दुनिया को अच्छे से आबाद किए थे। पर जाने कैसे उसके पिता जो रोज़ ही तो योगा करते, सैर पर जाते, समय के पाबंद होकर अपनी जीवन शैली को नियमित रखते, अचानक कैसे सर्दी जुकाम के शिकार हो गए। माँ जो रोज़ उनके बाहर से आने पे हर तरह के अपने प्रयास से उनको निसंक्रमित करती, फिर कैसे दोनों को साथ साथ सर्दी खांसी ने पकड़ लिया। हालांकि बुखार नहीं आया था, इसलिए वर्क फ्रॉम होम करने वाला सिद्धार्थ ने इसे खालिश मौसमी नज़ला ही समझा। फिर कभी कहीं न कहीं मन के किसी कोने में कोरोना का भय सर उठा लेता, तब अपने माता पिता को वे कोविड टेस्ट कराने को कह देता। तब काढ़ा पीते पीते उसके पिता हंसकर इसे अनावश्यक बता देते। वह भी उनकी दिनचर्या की नियमितता को देख निश्चिंत हो जाता। लेकिन दुनिया का हाहाकार उसकी नज़रों से छुपा नहीं था। पिछले साल की महामारी ने सिर्फ कुछ लोगों को बीमार किया था, पर इस बार कोरोना महामारी ने जैसे मानव जाति को ही लकवाग्रस्त कर दिया। सिद्धार्थ रोजाना अपनी ओर से उनका हाल देखता। इससे संबंधित कुछ डॉक्टरी उपकरण भी उसने ले लिए थे। उनकी एक माँ जिससे वह उनकी सांसें रोज़ चेक करता और ख़ुद को उनके बने रहने का पुरजोर हौसला देता। आखिर वही तो उसकी एकमात्र संपूर्ण दुनिया थे, उसके माता पिता, जिनके साथ में नोएडा के अपने इस सपनीले अपार्टमेंट में रहता था और 3 से 4 हो जाने का एक सुप्त स्वप्न भी देख लेता। अपनी सहकर्मी रिया का साथ उसके लिए उसकी भविष्य की योजना थी। उसे इंतज़ार था कि जल्दी से कोरोना का नाटक खत्म हो और उसे फिर से रिया से रोज़ मिलने का सच्चा ख्वाब मिले। उसके पास यूँ तो चुनिंदा सपने थे, इसलिए उनकी कोई लंबी चौड़ी फहरिस्त भी नहीं थी। उसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी से उसके माता पिता का सपना पूरा हुआ और उनका सपना पूरा करने से उसका पहला सपना भी पूरा हुआ। फिर एक बढ़िया सा घर हो तो वो भी ले लिया। अब रिया संग ज़िंदगी का बाकी का सफ़र तय करना उसका अदना सा सपना था, जो कुछ समय के लिए लॉकडाउन से बाधित ज़रूर हो गया था, पर ख़त्म नहीं हुआ। वह रोज़ाना उससे बात करता, पर अभी कुछ दिन से उसके कुछ दिन ज़्यादा ही व्यस्त रहने लगे थे। अपने अपार्टमेंट की 26वीं मंजिल में जहाँ आकाश कितना नज़दीक लगता, वहाँ उनके जन्मदाता के लिए प्राणवायु की अचानक से कमी होने लगी। उसने आनन फानन कई नंबर मिलाए, डॉक्टर से संपर्क किया, पर इस 20-21 साल का कोरोना सब पर भारी गुजर रहा था। वे किसी तरह से दोनों को कार में लिए जाने कितने हॉस्पिटल के चक्कर काट आया, पर कहीं भी उनके लिए बेड का इंतज़ाम नहीं हुआ। इस 20 घंटे की भारी मशक्क़त में उसने मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल से लेकर जो जैसा समझा देता सब हाथ पैर मार ढूंढने का उसने प्रयास किया, पर हॉस्पिटल का बेड आखिर नहीं मिला।
इधर लगातार उसके जन्मदाताओं की सांसें उनके अपने शरीर में ही घुटने लगी थी। फिर अचानक उसे कोई दिखा जो हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन वैन से रोता बिलखता अपने परिजन की लाश लिए निकल रहा था। उसके दर्दनाक विलाप ने उसका ध्यान एकाएक उसकी ओर खींचा, पर कोई हाथ मदद को आगे नहीं आया। सिद्धार्थ भी तो कब से सरकारी हॉस्पिटल के बाहर रुआन सा खड़ा अपने जन्मदाताओं के लिए प्राणवायु की भीख मांग रहा था। इस पल ने उसे सबसे बेबस और मजबूर कर दिया कि लगा काश अपने फेफड़े से सारी वायु खींचकर अपने माता पिता के लगातार सूख रहे सीने में भर देता। मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने पल पल मरता हुआ नहीं देख सकता। वेदना कभी कभी आदमी को आत्ममुख भी बना देती है, तब उसे सिर्फ अपनी पीड़ा दिखाई देती है। इसी एक पल उस मृत इंसान की बची ऑक्सीजन की मारामारी मचते सिद्धार्थ ने झट से उसे अपने पास खींच लिया और उसे कार की पिछली सीट पर लेटे अपने पिता के मुंह पर लगा दिया। वो एक पल हड़बड़ा गया और फिर तेज तेज एक एक श्वास खींचने लगे, पर उसका ध्यान माँ की तरफ भी था, जो हाथ के इशारे से भले उसको अपना ठीक होना बता रही थी या शायद उसे भरोसा दिला रही थी कि वे अभी और इंतज़ार कर सकती हैं। ये सिद्धार्थ का मन ही जानता था कि वे क्या समझ रहा है। अपने पिता की संयत होती सांस देखने के बाद फिर माँ के मुंह पे भी मास्क लगा देता है। अपनी भरसक कोशिश में उसे ऐसा करने से वो मना करती रही, पर उसका पुत्र मन आखिर कैसे मान जाए। कुछ देर यही क्रम चलता रहा। उसे नहीं पता कि उसका ऐसा करना कहाँ तक सही है, पर आज सही गलत की सारी सीमाएं अपना अपना बांध तोड़कर दूर निकल चुकी थीं। अचानक पिता के मुंह पर मास्क लगाते उसे लगा कि वे सांस नहीं खींच पा रहे। वे उन्हें हौले से सांस लेने को कहता हल्के से उनके सीने पे हाथ फिराता है, फिर थोड़ा थोड़ा थपथपाता भी है, पर वहाँ सब कुछ एकाएक शांत हो गया था, पूरी तरह से स्पंदनहीन। उसकी आंखों से अश्रु खून की तरह बह निकले। उस पल जैसे उसका हृदय भी धड़कना भूल गया। वे कुछ पल उस बेबस निष्प्राण चेहरे को देखता रहा, जो कुछ समय तक पहले इतना चेतन था कि भरोसे और विश्वास के लिए बार बार सिद्धार्थ का हाथ थाम लेता और सिद्धार्थ उनके लिए अपने होठों के किनारे फैलाकर विजयी मुस्कान जबरन अपने चेहरे पर फैला लेता। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। अचानक उसमें पुनः चेतना लौटी और बिना समय गंवाए उसने मास्क माँ की टूट रही सांसों पर बांध दिया। माँ चेतना में थी। उन्हें भी पता ही नहीं था कि एकाएक उनके जीवन से क्या चला गया। वे आगे की सीट पर अधलेटी मुद्रा में बस सांसों की आहट से अपना होना बता रही थी। सिद्धार्थ अपने पिता को ठीक से पीछे लेटाकर चुपचाप माँ को चेक कर लेता, जो अभी भी गहरी गहरी सांस ले रही थी। माँ को देख वह किसी तरह से अपनी आंखों के आगे वक्त का बांध लेता है। तभी उसका मोबाइल बजा और क्षणिक वार्ता से तय हो गया कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड मिल गया है। सिद्धार्थ भी बिना समय गंवाए कार से उस हॉस्पिटल के बाहर आते फिर उस नंबर से संपर्क करता है। तब उसके लिए एक स्ट्रेचर का इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें वह अपनी माँ को लेटा देता है। वह उसका हाथ कसकर थामती पहले पिता को ले जाने को कहती है। इस पर आँखों को किसी तरह से बरसने से रोकता सिद्धार्थ माँ को बिना शब्दों के बताता है कि वह ठीक हैं और सो गए हैं। फिर माँ को कैसे भी मना कर वह हॉस्पिटल के अंदर भेज देता है। उसे अंदर नहीं आने दिया जाता, बस भीड़ का हिस्सा बना वे और लोगों की तरह ही अपने परिजन को उस अंतहीन गुफा में जाता हुआ देखता रहा। अब वापस लौटते उसके कदम इतने बोझिल थे मानो टनों पत्थर उसके पैरों पर बांध दिया गया हो। बेबसी का ऐसा मंजर जिसका आज वह स्वयं भोग्य था। परिस्थिति ने ज़्यादा कुछ सोचने को उसके लिए छोड़ा ही नहीं। वे बस नियति को भोग रहा था। इस वक्त टोकन लिए वे अपने पिता के दाह संस्कार के लिए इंतज़ार करते हुए अपने आसपास का जो मंजर देख रहा था वो जीते जागते नरक भोगने जैसा था। लोग अपने अपने परिजन के निष्प्राण देह लिए खुद किसी जिंदा लाश की तरह लग रहे थे। कहीं कहीं लोग लाश को वहीं छोड़कर जा चुके थे। वे शून्य में ताकता हुआ बस वहीं देखता रह गया। किसी तरह से अंतिम क्रिया कर वह हॉस्पिटल भागता हुआ आता है, जहाँ अभी भी लोगों की असंख्य भीड़ मौजूद थी।
ढेरों गाड़ियों की कतार में कौन बीमार है और कौन तीमानदार कहना मुश्किल लग रहा था। सब मरीज के नाम पर कुछ न कुछ सामान अंदर भिजवा रहे थे। सिद्धार्थ भी जबरन खुद को चेतन में ला दे जूस की बोतल अपनी माँ के लिए भिजवाता है। अब बस बाहर खड़े इंतज़ार के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे पता भी नहीं चला कि पिछले 3 दिन से वह हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है, लेकिन मरीज के नाम पर सामान देने के अलावा उसे और कुछ भी पता नहीं चला। फिर भी एक उम्मीद थी जिसके सहारे वह रात दिन अपनी गाड़ी में पड़ा माँ के ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था। अगले 2 दिन उसके सब्र का बांध टूट गया और वह खड़ा अपनी माँ को आवाज़ देने लगा। हॉस्पिटल के बाहर मौजूद भीड़ का शोर इतना गहन था कि उसकी आवाज़ बार बार उसमें लुप्त हो जा रही थी। तभी भी वह अपनी भरसक कोशिश में अपनी माँ का हाल जान लेने के लिए आवाज़ लगाता रहा। फिर शायद कोई हॉस्पिटल का कर्मचारी था जिसने उसकी माँ का नाम पूछा। वह जल्दी से अपनी माँ का नाम बताता है और फिर जो उसने कहा उसे सुनने के बाद उसे लगा वह वहीं मूर्छित होकर गिर जाएगा। पता नहीं कैसे वह यह सुन पाया। वार्ड बॉय ने उसके हाथ में कागज़ थमाते हुए बोला कि उसकी माँ 2 दिन पहले ही मर गई और कोविड पेशेंट की लाश तुरंत दावा न करने पर उसे लावारिश लाशों नगर निगम के शमशान घाट में भेज दिया जाता है। वह हलक फाड़े चीखना चाहता था पर एक चूं भी उसके गले से नहीं निकली। वह जी भरकर रोना चाहता था पर पलकें सर्द होती मानो जमी रह गईं। वह कागज़ जिसे डेथ सर्टिफिकेट कहा गया लिए हुए वह निस्तेज वापस आकर अपनी कार में बैठ गया। वह तब तक वहाँ खड़ा रहा जब तक हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड ने बिना ज़रूरत के भीड़ लगाने वालों को छांटना शुरू नहीं कर दिया। उसके संग न कोई पेशेंट था और न टेम्परेचर चेक करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ा पाया गया तथा उसे बाहर जाने को कह दिया गया। वह भी यंत्रवत वापस अपने फ्लैट आ गया। पिछले 7 दिन से वह गाड़ी से अपने माता पिता के लिए भटक रहा था और आज खाली हाथ वापस लौट आया। इस पल वह नितांत अकेला और व्यथित था। उसका कलेजा बुक्का फाड़े रोना चाहता था पर आवाज़ गले में फांस सी अटकी रह गई। अचानक इस वक्त उसे रिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई। वह उसकी आवाज़ सुनना चाहता था और ये सोच उसने मोबाइल उठाया तो देखा ढेरों मिस कॉल क्रमबद्ध पड़े थे, जिसमें रिया की 1-2 मिस कॉल के साथ उसके ऑफिस के भी 5-6 कॉल पड़े थे। वह उन्हें फ़ोन मिलाने ही जा रहा था कि उसी समय मोबाइल में कुछ मैसेज आने लगे। वह उन्हें खोलकर पढ़ने लगा। उसके ऑफिस से संदेश थे जिसमें से एक में उसने पढ़ा कि उसके द्वारा मीटिंग ना अटेंड करने से उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं दूसरे संदेश में रिया का मैसेज था जिसमें उसने किसी निजी कारण बताते हुए उससे फिर आगे संपर्क न करने को कह रखा था। इसके बाद फ्लैट की किस्त का मैसेज था और आगे उसे कुछ और नहीं पढ़ा गया। वे बस बुत बना मोबाइल की बंद स्क्रीन देखता रहा मानो वह कोई ब्लैक होल हो जहाँ के अंतहीन अंधकार में वह ना चाहते हुए समाता चला जा रहा था। उस पर निर्णय लेने की कितनी स्थिति में था उसे खुद नहीं पता, पर आखिरी बार उसने तय कर लिया था कि उसके पास अब जीने की कोई वजह नहीं रही और वह अपने अपार्टमेंट की इस 26वीं मंजिल के नीचे छलांग लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लेगा। वह बालकनी के किनारे खड़ा अपना शरीर ढीला छोड़ रहा था ताकि नीचे गिरने पर उसमें कोई चेतना न रहे। ऐसा करते मोबाइल उसके हाथ से फिसलकर बालकनी के फर्श पर गिर गया कि तभी कोई रिंग बजी और उसका ध्यान उस रिंग पर नहीं गया पर फिर रिंग बजी, लेकिन इस बार अचानक उसकी दृष्टि के परिदृश्य में मोबाइल का स्क्रीन आ गया जहां उसकी माँ की तस्वीर झलक आई। वह होम स्क्रीन की तस्वीर थी जिस पर से उस पल उसकी दृष्टि नहीं हट पाई। 2 साल पहले मसूरी घूमने जाने की वो तस्वीर जिसमें माँ हाथ बढ़ाकर मना कर रही थी और सिद्धार्थ लगातार माँ की तस्वीर खींचता हुआ उनके साथ हंसी कर रहा था। एक क्षणिक एहसास में उसे लगा जैसे माँ ने उसे पुकारा हो। वह माँ की अदृश्य पुकार थी उसके लिए। वह मोबाइल की तस्वीर से हाथ बढ़ा कर उसे रोक रही थी। वह बालकनी में उसी स्थान पर थमा रह गया। अब उसमें माँ के विपरीत जाने की कतई हिम्मत नहीं हुई। क्या माँ उसे रोक रही थी? हाँ, उसे माँ की अदृश्य पुकार थी वो अपनी संतान के प्रति। बालकनी जाने तक उसके पास मरने की कई सारी वजह थी। खुद का अकेला रह जाना, माता पिता की अंतिम क्रिया न कर पाने का दुख, नौकरी चली जाना और रिया का साथ छूट जाना,
चारों ओर मौत का मंजर देखना और ऐसे में खुद में ना जीने की प्रबल इच्छा का जन्म लेना। पर बालकनी से वापस आने की सिर्फ एक वजह उसे वापस ले आई, माँ की पुकार, जिसमें अपने बच्चे के मृत्युप्राय जीवन को भी जीविशिखा देने की असीम शक्ति विद्यमान थी। वह वापस लौट आया और लैपटॉप खोले, जो बात किसी से नहीं कह पाया उसे टाइप कर रहा था। आत्महत्या एक जघन्य अपराध है। वो जो उसे कर रहा होता है वो उसे आत्महत्या समझ कर नहीं करता। ये उस पल उसका एकमात्र आखिरी रास्ता होता है। तब उसके मनोभाव समझने उसके आसपास बहुत सारी भीड़ मौजूद नहीं होती, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वह अकेला होता है, बल्कि उसके आसपास उसके अपनों की उम्मीद, चाह, विश्वास, सानिध्य और असीम प्रेम भरी यादों का साथ होता है, जो उसे अपने अदृश्य हाथों से ऐसा करने से उसे रोक लेना चाहते हैं। बस उसे महसूसने में जो चूक जाते हैं वही अपनी ज़िंदगी से चूक जाते हैं। लेकिन इस बार माँ ने अपने बेटे को बचा लिया, बिकॉज मॉम इज़ ऑलवेज कॉलिंग यू। कहानी समाप्त। इस कहानी का उद्देश्य ऐसे नकारात्मक समय में भी सकारात्मक की उम्मीद दिलों में जगाए रखना है। धन्यवाद।